हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के प्रॉब्लम्स ले रहे थे, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने 9 प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व किए और आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2 स्फीयर वाला प्रॉब्लम है, जिसका डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, और जो मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2016 और मई 2019 2 बार पूछा हुआ प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूं, देखो क्या दिया है। 2 spheres A and B of weight 1000 Newton and 750 Newton respectively are kept as shown in figure, है ना। Determine the reaction at all contact points 1, 2, 3 and 4। देखो कॉन्टैक्ट पॉइंट दिया है 1, 2, 3 and 4, चारों कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के रिएक्शंस हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। और क्या बोला है, रेडियस ऑफ A इज 400 एंड रेडियस ऑफ B इज 300 mm, है ना। दोनों का रेडियस दिया है, सारे डायमेंशंस mm में है, दोनों का वेट दिया है, 2 स्फीयर है A एंड B, है ना। तो सब में पहले इनका गिवन डाटा हम लोग लिख लेते हैं। देखो गिवन डाटा हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सब में पहले हम लोग को वेट दिया है, देखो वेट ऑफ A कितना दिया है 1000 न्यूटन, है ना। और उसके बाद वेट ऑफ B WB कितना दिया है 750 न्यूटन, है ना। उसके बाद दोनों का रेडियस दिया है, ये स्फीयर A है, ये स्फीयर B है ना। तो दोनों का रेडियस दिया है, तो स्फीयर A का रेडियस RA, रेडियस ऑफ स्फीयर A दिया है 400 mm, है ना। और सेम वे रेडियस ऑफ स्फीयर B दिया है हम लोग को 300 mm, है ना। इतना हम लोग को गिवन है, और यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस गिवन है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 700 mm, है ना। और हम लोग को क्या करना है, ये पॉइंट 1, 2, 3 और 4 4 पॉइंट्स के सबके कॉन्टैक्ट रिएक्शंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो जब भी स्फीयर्स के प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम लोग को कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज करके इनको सॉल्व करना होता है ना। सो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, सब में पहले समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0, है ना। और उसके बाद समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0, और तीसरा वाला आता है समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। ये वाला कंडीशन होता है, और मोमेंट वाले कंडीशन के लिए ऑप्शनल होता है हमारा लैमिस थ्योरम, है ना। सो हम लोग एक तो लैमिस थ्योरम का यूज करेंगे या फिर मोमेंट का यूज करेंगे, दोनों में से एक यूज करेंगे, f ऑफ x और f ऑफ y यूज करेंगे, और दोनों में से एक यूज करेंगे, तो सारे रिएक्शन हम लोग को मिल जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आने दो स्फीयर का, 2 स्फीयर रहने दो, 3 स्फीयर रहने दो, हम लोग को यही 3 कंडीशन यूज करके सारे रिएक्शन मिल जाएंगे, 100% मिलेंगे, है ना। सो अब सब में पहला स्टेप क्या होता है, सब में पहला स्टेप ये है कि सब में पहले हम लोग को इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है। मतलब जो रिएक्शन हम लोग को फाइंड आउट करने हैं वो रिएक्शन से हम लोग यहाँ पे शो कर लेते हैं। देखो रिएक्शन कौन से फाइंड आउट करने हैं, रिएक्शन यहाँ पे शो करते हैं। रिएक्शन क्या होता है, देखो ये वाला जो हमारा स्फीयर B है, इसका वेट आ रहा है पूरा इस वर्टिकल सरफेस पे, है ना। और रिएक्शंस कैसे होते हैं, हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होते हैं। देखो सरफेस है हमारा वर्टिकल, तो यहां से जो रिएक्शन क्रिएट होगी वो कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्रिएट होगी। यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्रिएट होगी, और रिएक्शन कभी भी कैसे होती है, टुवर्ड्स द पॉइंट होती है, मतलब सरफेस से स्फीयर के ऊपर आएगी। देखो स्फीयर का वेट आ रहा है सरफेस पे, तो सरफेस से स्फीयर के ऊपर रिएक्शन क्रिएट होगी, है ना। ये वाली रिएक्शन रहेगी R1 जो हम लोग को निकालना है। सेम वे यहाँ पे देखो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस स्फीयर का पूरा वेट इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ रहा है। सो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से स्फीयर पे रिएक्शन क्रिएट होगी, और रिएक्शन कैसी होती है, कभी भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस है हॉरिजॉन्टल, तो रिएक्शन रहेगी एग्जैक्टली वर्टिकल, इसको नाम दे दो R2, है ना। अब देखो ये एग्जैक्ट वर्टिकल रिएक्शन है, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, है ना। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ये वाला एंगल हम लोग को मिलेगा 90 डिग्री, ओके। उसके बाद यहाँ पे सरफेस 3, ये जो सरफेस 3 है ये क्या है, ये कांटेक्ट पॉइंट है दोनों स्फीयर का। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले स्फीयर का वेट आ रहा है इसके ऊपर, और इस वाले स्फीयर का वेट आ रहा है इसके ऊपर, है ना। सो इसके लिए इंटरमीडिएट रिएक्शन क्रिएट होगी, जिसमें क्या होगा, देखो यहाँ से रिएक्शन क्रिएट होगी इस वाले स्फीयर पे, है ना। तो डायरेक्शन दे देंगे अंदर की तरफ, यहाँ पे रिएक्शन क्रिएट होगी इस वाले स्फीयर से, जो रहेगी हमारी R3, है ना। अब सेम वे यहां से इस वाले स्फीयर से रिएक्शन क्रिएट होगी इस वाले स्फीयर पे, है ना, सेंटर की तरफ, है ना। तो ये भी क्या रहेगी, R3 रहेगी। ये इंटरमीडिएट रिएक्शन होती है, इसलिए दोनों जगह पे मैंने R3 लिखा, एक ही आपको R3 लिखना है, दोनों लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। देखो और ये दोनों R3 का वैल्यू कैसा होता है, सेम होता है ना। दोनों रिएक्शन कैसे होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट के रिएक्शन है।
उसके बाद लास्ट वाला देखो हमारा ये वाला सरफेस है ना, अब यहां से इधर रिएक्शन क्रिएट होगी, देखो यहां से इधर रिएक्शन क्रिएट होगी। रिएक्शन कभी भी कैसी होती है, सरफेस को परपेंडिकुलर, देखो सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया है 60 डिग्री है ना, तो यहां पे हम लोग को रिएक्शन देखने मिलेगी जो इसको परपेंडिकुलर रहेगी, इस वाले सरफेस को, देखो इसका डायरेक्शन रहेगा ऑलवेज सरफेस से को परपेंडिकुलर रिएक्शन होती है, लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर रहेगा। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, सरफेस से पॉइंट की तरफ रिएक्शन एक्ट होगी। देखो इस स्फीयर का वेट आ रहा है सरफेस पे, तो सरफेस से स्फीयर की तरफ रिएक्शन क्रिएट हो रही है ना, और इस रिएक्शन को नाम देंगे हम लोग R4 है ना। अब इस सरफेस का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से, यहां पे देखो इस सरफेस का एंगल हम लोग को दिया है हॉरिजॉन्टल से, सो इस रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से क्या होगा, सेम रहेगा है ना। यहां पे सरफेस से हॉरिजॉन्टल का एंगल हम लोग को पता है, सो इसका जो परपेंडिकुलर रिएक्शन है उसका वर्टिकल से एंगल कितना रहेगा, सेम रहेगा। यहां पे 60 है तो इधर भी क्या रहेगा, ये 60 डिग्री रहेगा है ना, ये पक्का याद रखने का है ना। अगर यहां पे सरफेस से वर्टिकल का एंगल दिया है तो यहां पे रिएक्शन से हॉरिजॉन्टल का एंगल हम लोग को मिलेगा। ओके, ये पक्का याद रखना। ओके, अब इतना हो गया, रिएक्शंस हम लोगों ने सारे शो कर दिए, उनका वेट भी दिया है। देखो बॉडी वेट जो रहेगा वो कभी भी कैसा होता है, डाउनवर्ड है ना। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को नीचे की तरफ खींचता है, इसके लिए वेट का डायरेक्शन हम लोग ऑलवेज डाउनवर्ड शो करते हैं। देखो इसका वेट सब में पहले हमारे स्फीयर ए का वेट कितना दिया है, देखो यहाँ पे 1000 न्यूटन दिया है, यहाँ पे लिख दो 1000 न्यूटन। अब सेम वे हम लोग को स्फीयर बी का वेट यहाँ पे शो करना है, ये भी कैसा रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। ऐसे वर्टिकल लाइन शो कर दो, यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट ऑफ स्फीयर बी शो करेंगे, कितना है 750 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया 750 न्यूटन। अभी देखो सारे फोर्सेस हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिए हैं, फ्री बॉडी डायग्राम हमारा कंप्लीट है। अब हम लोग को डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है कि हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स पहले करेंगे, एफ ऑफ वाई करेंगे या मोमेंट करेंगे। सब में पहले हम लोग को ये दोनों में से एक चीज करनी होती है, लैमिस थ्योरम अप्लाई करो या मोमेंट का कंडीशन यूज करो। तो सब में पहले लैमिस थ्योरम कब अप्लाई होता है, जब सिर्फ और सिर्फ 3 फोर्सेस रहेंगे ना। लैमिस थ्योरम अप्लाई होता है ओनली 3 फोर्सेस पे। तो अब यहाँ पे देखो किसी स्फीयर पे हम लोग को सिर्फ 3 फोर्सेस दिख रहे हैं क्या, ये वाला स्फीयर ए पे देखो, यहाँ पे रिएक्शन R4 है, इसका वेट है, और ये R3 है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 3 फोर्सेस है, तो यहाँ पे हम लोग लैमिस थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकते हैं ना। तो लैमिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो लैमिस थ्योरम अप्लाई करने से क्या होगा, ये R4 और R3 हम लोग को मिल जाएंगे है ना। वेट नोन है, 2 फोर्सेस अननोन है, दोनों फोर्सेस हम लोग को मिल जाएंगे इजीली बाय अप्लाइंग लैमिस थ्योरम। लेकिन लैमिस थ्योरम अप्लाई करने से पहले हम लोग को सारे फोर्सेस के बीच का एंगल पता होना चाहिए है ना। अब यहाँ पे हम लोग को पता है ये वाला एंगल है 60 डिग्री, देखो अब तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से इसका जो एंगल हो जाएगा, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका जो एंगल होगा, देखो ये एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला कितना रहेगा एंगल, ये रहेगा 30 डिग्री बराबर है। तो इस वाले लाइन को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, यहाँ पे इस वाले लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेंगे। सो हम लोग को ये दोनों के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है बराबर है ना। अभी हम लोग को ये एंगल या ये एंगल दोनों में से एक एंगल पता करना है। देखो दोनों में से कोई भी एंगल आप पता कर सकते हो, ये वाला एंगल पता करो या ये वाला एंगल पता करो है ना। सो हम लोग ये वाला एंगल पता करने की कोशिश करते हैं, इस वाले एंगल को नाम दे देंगे थीटा। अब इस थीटा को हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे। देखो इस वर्टिकल लाइन को नीचे लेके आएंगे और यहां से इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूं है ना। अब ये वाला जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल का हम लोग हेल्प लेंगे। देखो कैसे हेल्प लेंगे मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इधर ध्यान देना। अभी देखो ध्यान से देखना है, इधर ये वाला डिस्टेंस हम लोग को पता करना है, ये वाला ठीक है। हम लोग को ये वाला डिस्टेंस दिया है, देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना है 700 है, ये 700 है। हम लोग को ये और ये कितना है 700 है, मतलब टोटल डिस्टेंस 700 है बराबर, ये 700 है। और ये डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये इसके रेडियस के बराबर है, स्फीयर बी के रेडियस के बराबर है। ये डिस्टेंस क्या है, ये है हमारा आरबी, ये आरबी हम लोग को दिया, आरबी कितना है 300 है ना। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना दिया है 300 दिया है हम लोग को। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये 300 है। ओके, टोटल यहां तक 700 है दिया है ऊपर है ना, ये टोटल 700 है, ये 300 है। तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग को कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 400 बराबर। ये वाला डिस्टेंस आपको 400 मिल जाएगा, ये 400 मिलेगा, टोटल 700 है। ये रेडियस ऑफ बी है, इतना डिस्टेंस है ना, कितना दिया है 300 दिया है, ये 300 है, टोटल 700 है। सो ये कितना रहेगा, ये 400 रहेगा, 400 प्लस 300 टोटल 700। तो ये डिस्टेंस मिला हम लोग को 400 बराबर। अब ध्यान से देखना, अब ये वाला डिस्टेंस देखो ए से बी का, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है,
ए बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये किसकी रेडियस है, देखो ध्यान से, सेंटर से आउटर बाउंड्री तक का डिस्टेंस, ये रेडियस किसकी है, ये ए की रेडियस है, ये बी की रेडियस है, और यहां से इतना डिस्टेंस, ये किसकी रेडियस है, ये ए की रेडियस है, देखो ये ए की रेडियस है और ये बी की रेडियस है, रेडियस ऑफ बी प्लस रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, है ना। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, देखो ए बी इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं आर ए प्लस आर बी, है ना, दैट इज 400, आर ए 400 प्लस आर बी है 300, है ना। सो ए बी कितना मिल जाएगा हम लोग को, 700 mm मिलेगा ए बी डिस्टेंस, है ना, यहां से बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक, ये वाला इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस, है ना। हाइपोटेनस कितना है, इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस 400 प्लस 300, है ना, तो कितना आ गया 700, है ना। हम लोग को निकालना है थीटा। अब देखो ये वाला साइड पता है, हाइपोटेनस पता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस पता है। सो देखो इस वाले ट्रायंगल को साइड में अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला एंगल थीटा हम लोग को पता करना है, ये है मालूम हम लोग को कितना है साइड 400 और ये हाइपोटेनस कितना है 700, है ना। सो देखो अपोजिट बाय हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। देखो सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये है पॉइंट हमारा ए, ये है पॉइंट बी, इसको मान लो सी, ठीक है। अपोजिट बाय हाइपोटेनस, है ना। सो अपोजिट बाय हाइपोटेनस होता है हमारा साइन थीटा। अपोजिट साइड कितनी है 400 और हाइपोटेनस कितना है 700। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 400 अपॉन 700। सो देखो वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो तो यहां से हम लोग को थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 34.85 डिग्री। देखो थीटा मिला हम लोग को 34.85 डिग्री, है ना। तो 34.85 डिग्री ये मिल गया हम लोग को यहाँ का वैल्यू, है ना। ये एंगल मिल गया हम लोग को थीटा वाला, कितना मिला 34.85 डिग्री, ये वाला एंगल मिल चुका है। देखो अब ये मिला तो ये 90 है, इसमें से माइनस करके ये वाला मिल जाएगा। देखो ये वर्टिकल लाइन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कितना एंगल है 90 है। 90 में से 34.85 माइनस कर दो, सो ये वाला एंगल मिल जाएगा हम लोग को 55.15 डिग्री, है ना। ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। ये 34.85 को 90 में से माइनस कर दो तो ये एंगल मिलेगा यहाँ से इतना 55.15। देखो सारे एंगल हम लोग को मिल चुके हैं। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री है ना। अब स्फीयर ए पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और R4 और हमारे R3 की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। तो चलो वही करना है। तो सब में पहले इस वाले कैलकुलेशन को यहाँ से रफ कर लेते हैं, है ना। इस वाले कैलकुलेशन को रफ कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम, है ना, कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर ए, है ना। स्फीयर ए का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे एंड बाय अप्लाइंग लैमिस थ्योरम, उसके बाद लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना। अभी यहाँ पे वापस से स्फीयर को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम निकालना, सिर्फ पॉइंट ए पे जो फोर्सेस है वही फोर्सेस हम लोग को यहाँ पे शो करने हैं। देखो पॉइंट ए शो करेंगे और पॉइंट ए पे जितने सारे फोर्सेस है ये सारे फोर्सेस शो करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है ऐसे, है ना, और एक फोर्स ऐसे नीचे जा रहा है ऐसे, है ना, और एक फोर्स है हमारा वर्टिकल जो वेट है ना। अब सारे फोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे, इनके डायरेक्शंस बता देंगे। सबके डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इनवर्ड है, बराबर, है ना। इनके वेट की वैल्यू लिख दो। ये है R4, हम लोग को नहीं पता है कितना है, ये पता है हम लोग को 1000 न्यूटन, है ना। और ये है R3, ये भी हम लोग को नहीं पता कितना है ना। तो अभी एंगल्स की बारी है। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो और एक ये वर्टिकल लाइन बनाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। अभी एंगल्स लिख लो सारे, है ना। देखो यहाँ पे कितना था, ये एंगल है 90 डिग्री, ये भी एंगल कितना है 90 डिग्री, बराबर। ये वाला एंगल मिला अपने को 55.15 डिग्री, ये वाला एंगल मिला हम लोग को 34.85 डिग्री, बराबर। अभी ये वाला एंगल मिला हम लोग को 60 डिग्री और ये वाला एंगल मिला 30 डिग्री, है ना। अभी लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोग को दो फोर्स के बीच के एंगल पता होने चाहिए, है ना। मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये फोर्स, ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है 1000 और R4 के बीच का एंगल कितना है 90 + 30 दैट इज 120 डिग्री, ठीक है। सेम वे अब ये दो फोर्सेस देखो यहाँ से यहाँ तक R3 और
हमारा 1000 न्यूटन का फोर्स, दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो 90 प्लस 55.15, दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 145.15, 145.15 डिग्री ये एंगल मिला। और सेम वे ये दो फोर्स के बीच का एंगल देखो कौन सा हमारा R3 और R4 के बीच का एंगल देखो 60 प्लस 34 है ना, 60 प्लस 30 क्या होगा 90, तो 94.85 डिग्री। तीनों एंगल मिल चुके हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है एंगल गलत तो नहीं हुआ तो क्या करना है, तीनों का एडिशन करके देखना है। तीनों का एडिशन कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। 360 आया मतलब हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो बाय अप्लाइंग लैमिस थ्योरम, अभी क्या लिखना है बाय अप्लाइंग लैमिस थ्योरम, बाय अप्लाइंग लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अभी लैमिस थ्योरम क्या बोलता है, सिंपल फोर्स लिखना है। देखो सब में पहले अननोन फोर्स R3 लिखो, यहाँ पे R3 अपॉन इसके डिवीजन में, अब इस वाले फोर्स को छोड़ दो तो बचे कौन से फोर्स R4 और 1000। R4 और 1000 के बीच में एंगल कितना है 120 है, तो नीचे लिखेंगे हम लोग साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू, अब देखो अब सेकंड वाला फोर्स लिखो, नॉन फोर्स लिखो 1000 है ना, सो 1000 डिवाइडेड बाय 1000 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको छुपा दो। अभी R3 और R4 के बीच का एंगल कितना है 94.85, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ 94.85 इज इक्वल टू, अब बच्चा अपना R4, तो यहाँ पे लिख दो R4 डिवाइडेड बाय, R4 को छुपा दो। अभी देखो 1000 और R3 के बीच का एंगल कितना है 145.15, तो नीचे लिखेंगे साइन ऑफ 15.15। ओके, ये कर दिया अप्लाई लैमिस थ्योरम। अब पहले ये दोनों को यूज करो R3 मिल जाएगा, फिर ये दो वैल्यूज को यूज करो R4 मिल जाएगा, है ना। तो सब में पहले ये वाले दो वैल्यूज को हम लोग यूज करते हैं। देखो तो R3 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग R3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120 है ना इज इक्वल्स टू, है ना, ये थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं, इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 1000 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 94.85। ओके, अब ये साइन 120 डिवीजन में इसको इधर लेके जाओ, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और R3 की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। तो देखो R3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन साइन ऑफ 94.85 इनटू, ये डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा साइन ऑफ 120, है ना। अब इसको अच्छे से कैलकुलेशन में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको R3 का वैल्यू मिल जाएगा 869.13 न्यूटन, 1314 आया तो भी चलेगा, है ना। ये मिल गया R3। अब R4 निकालना है तो क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन को यूज करो अगेन, है ना, ये दोनों को यूज करो, है ना। तो ये दो इक्वेशन अगेन हम लोग यहाँ पे लिख देते, देखो है ना, क्या है 1000 अपॉन साइन ऑफ 94.85 इज इक्वल्स टू, अभी देखो ये वाला लिखेंगे R4 डिवाइडेड बाय, है ना, ये वाला डायग्राम अभी मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे, अभी इसकी जरूरत हम लोग को नहीं है। तो देखो क्या है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 145.15। अभी हम लोग को R4 निकालना है, ये डिवीजन में इसको इधर लेके आओ, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो R4 मिल जाएगा। देखो R4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 94.85 इनटू साइन ऑफ 145.15 इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, है ना। तो यहाँ पे लिख दो साइन ऑफ 145.15। अब कैलसी में कैलकुलेशन अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को R4 का वैल्यू मिल जाएगा 573.48 न्यूटन। देखो R4 मिल गया, R3 मिल गया, दोनों वैल्यू हम लोग को मिल चुके हैं। यहाँ पे देखो R4 R3 मिला है। अभी R1 और R2 की बारी है। सो R1 R2 को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्फीयर B का इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 और 4 चार फोर्सेस है, तो लैमिस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ x और f ऑफ y इक्वल्स टू 0 के कंडीशन यूज करेंगे और R1 R2 का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो सब में पहले जो वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं R1 R2 के, वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। देखो R4 कितना मिला है हम लोग को, R4 मिला है 573.48 न्यूटन, है ना। और सेम वे हम लोग को R3 मिला है, R3 कितना मिला है हम लोग को, R3 मिला है 869, देखो यहाँ पे
869.13 न्यूटन, है ना, ये R3 मिला है। ओके, अभी क्या करना है, अभी इस वाले कैलकुलेशन को मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, ताकि अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हमारे स्फीयर B का इक्विलिब्रियम कंसिडर करना है। तो सब में पहले यहाँ पे स्फीयर B का FBD हम लोग ड्रॉ करेंगे, है ना, यहाँ पे लिख देंगे सेम कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर B, है ना, और उसके बाद यहाँ पे इसका FBD ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे हम लोग को सारे फोर्सेस शो करना है ना। सब में पहला R2 हमारा वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है, ये वाला देखो, ये है हमारा R2, और हॉरिजॉन्टल फोर्स है हमारा यहाँ पे R1, ठीक है, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स R1। उसके बाद एक अगेन वर्टिकल फोर्स है, जो इसका वेट है, जो नोन फोर्स है हमारे लिए, है ना, कितना है 750 न्यूटन का इसका वेट है। और यहाँ पे एक इंक्लाइन फोर्स आ रहा है हमारा, जो कि R3 है ना, जो अभी हमारे लिए नोन फोर्स है। देखो R3 हम लोग को मिल चुका है, कितना मिला है, R3 की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 869.13 न्यूटन। मैंने बताया था ना, R3 दोनों के लिए सेम होता है, ये दोनों के लिए सेम मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। सो R3 मिल चुका है, और R3 का एंगल भी हम लोग को पता है। यहाँ से देखो, अभी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे रहेगा, देखो ये ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन है, बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो 55.15, ये भी 55.15 रहेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं इसका एंगल लिख दूंगा यहाँ से 55.15 डिग्री। ओके, अब क्या करना है, 1 2 3 तीन फोर्सेस कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, सिर्फ एक फोर्स इंक्लाइन है। सो इंक्लाइन फोर्स को सब में पहले क्या करना है, रिजॉल्व कर देना है, दो कंपोनेंट में ये रिजॉल्व हो जाएगा। इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में R3 को रिजॉल्व करो। सो देखो, इसका एक आ जाएगा इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, और इधर इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी अंदर रहेगा, है ना। एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है, सो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट रहेगा हमारा cos 55.15, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट रहेगा हमारा sin 55.15। तो सारे फोर्सेस यहाँ पे रिजॉल्व हो चुके हैं। अभी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम f ऑफ x और f ऑफ y इक्वल्स टू 0 हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सब में पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0। क्या है कंसीडरेशन, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। क्या करना है, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन करना है, जो राइट में जा रहे हैं उनको पॉजिटिव लेना है, और जो लेफ्ट में आ रहे हैं उनको नेगेटिव लेना है। सो देखो, राइट साइड में कौन जा रहा है, R1 जा रहा है, तो प्लस R1 लिखेंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, और कोई फोर्स है राइट में नहीं है, अब लेफ्ट में आ रहा है, ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, तो इसको माइनस लेंगे। देखो माइनस 869.13 कॉज ऑफ 55.15 है ना, इज इक्वल्स टू, देखो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 है ना, इक्वल्स टू 0 करना है, R1 निकालना है, ये माइनस में, इसको उधर लेके जाओ। सो R1 मिल जाएगा, R1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का उधर गया तो प्लस 869.13 कॉज ऑफ 55.15। इसको कैलकुलेटर में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो R1 का वैल्यू मिल जाएगा 496.65 न्यूटन, है ना, ये मिल गया R1 का वैल्यू। अब लास्ट बचा अपना R2, उसके लिए f ऑफ y इक्वल्स टू 0 का कंडीशन यूज करेंगे। कंसिडरेशन है अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव, मतलब सारे वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन करना है। कैसे करना है, जो ऊपर जा रहे हैं उनको पॉजिटिव लेना है, और जो नीचे आ रहे हैं उनको नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे देखो R2 हमारा ऊपर जा रहा है, देखो R2 का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड है। R2 का डायरेक्शन कैसा है, यहाँ पे अपवर्ड है ना। सो R2 अपवर्ड है, तो प्लस R2 लिखेंगे, है ना। अब उसके बाद देखो ये वाला फोर्स, ये दो फोर्सेस डाउनवर्ड है, 750 डाउनवर्ड नीचे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, नीचे आने वाले फोर्सेस माइनस, तो माइनस 750। उसके बाद ये वाला फोर्स भी नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड है, तो माइनस 869.13 साइन ऑफ 55.15 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दोनों फोर्सेस माइनस में, इज इक्वल्स टू के उधर लेके जाओ, प्लस हो जाएंगे, और R2 का वैल्यू मिल जाएगा। क्या हो गया, प्लस 750 प्लस 869.13 साइन ऑफ 55.15। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को R2 का
वैल्यू मिल जाएगा 1463.26 न्यूटन। ये आ गया हमारा R2 का वैल्यू। तो इसी तरह से हम लोगों ने R1, R2, R3 और R4 चारों कांटेक्ट पॉइंट के जो रिएक्शन हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला था, सारे हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।